नमस्कार दोस्तों, अल्फा मेंटर्स की इस ऑनलाइन क्लासेस जिसका नाम है सोशल स्टडीज 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी छठी क्लास है, 6 नंबर क्लास है और जिसमें हम हिस्ट्री के 2 चैप्टर और क्लियर कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। आज मैं नोट्स का पोर्शन कम लूंगा और क्वेश्चन आंसर का थोड़ा ज़्यादा लूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको जैसा पता है कि चैप्टर नंबर 3 में आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और चैप्टर नंबर 4 में 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो एक एक क्वेश्चन ही दोनों चैप्टर से बनने वाला है, तो इन पे क्वेश्चन पे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आगे सभी थम्स अप कर दीजिए अगर आ चुके हैं तो। ओके, शुरू करते हैं। इसको पढ़ डाला तो पेपर होने वाला है बिल्कुल झिंगा लाला। तो शुरू करते हैं बेटा। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष, चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे रीट्रिब्यूशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। देखिए क्या हुआ था कि 23 सितंबर 1600 को कुछ व्यापारियों का एक समूह था, वो जो है भारत आया और उसने जो है एक कंपनी बनाई, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडियंस। इस नाम से एक कंपनी बनाई जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी में परिवर्तित हो गई। 31 दिसंबर 1600 में यानी 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। एलिजाबेथ रानी जी ने जो है इसको व्यापार करने का ये जो है अधिकार पत्र और दे दिया। 1612 में क्या हुआ कि सूरत में EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थायी रूप से पहली उसकी फैक्ट्री 1612 में खोली गई। 1717 तक उसने मुगल बादशाह फर्रुखशियर से फरमान प्राप्त कर 38 गांवों की जमींदारी भी प्राप्त कर ली। यानी 1717 तक आते आते फर्रुखशियर की मदद से, फर्रुखशियर के कंधों पर बंदूक रख के उसने जो है 38 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों ने प्राप्त कर ली। 10 अप्रैल 1756, ठीक है ना, 1756 में क्या हुआ बच्चों, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई थी। तो अलीवर्दी खां की जगह जो है बाद में और किसी सिराजुद्दौला को बैठाया गया। तो 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, अंग्रेज जिसमें जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन ये मीर जाफर जो है वो ज़्यादा देर तक अंग्रेजों को टैक्स नहीं पे कर पाता, तो 1760 में मीर जाफर को भी हटाकर मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। फिर मीर कासिम भी कब तक सर्वाइव करता है, तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ये भी अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम होता है, इसमें अंग्रेज फिर जीत जाते हैं। फिर आता है अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध हुआ, मराठा वर्सेस अंग्रेज, उसमें फिर अंग्रेज जीत गए, तो मराठों की स्थिति कमजोर हो गई थी। 1772 में पेशवा माधव राव की मृत्यु और भाई नारायण को पेशवा बना दिया गया। इससे जो है रघुनाथ राव बड़ा परेशान था। तो 1775 में सूरत की संधि हुई और उसमें अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में मदद कर रहे थे, ये संधि की थी उन्होंने। फिर आता है आंग्ला मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो है वो होता 1775 से 1782 तक चला था, दूसरा 1802 से 1805 तक चला था, तीसरा 1817 से 1852 तक चला था। युद्ध के ये इस प्रकार थे। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध 1761 में हैदर अली ने राजा नंदराज से सत्ता छीनी। 1767 में ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्रों पर आक्रमण किया। 1769 में मद्रास की संधि की। दूसरा आपके आंग्ल मैसूर संघर्ष जो है उसमें 1782 में हैदर की मृत्यु हुई और सारा का सारा कार्यभार जो है हैदर के बेटे टीपू सुल्तान पर आ गया। 1784 में मंगलोर की संधि की गई। तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष, तीसरा संघर्ष 1790 में टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया था और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करके फिर वापस पीछे की ओर। अगला आता है आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर। इसमें 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बना था और 1799 में टीपू के विरुद्ध उसने अभियान प्रारंभ किया। 4 मई 1799 टीपू संघर्ष करता हुआ मारा गया। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष कैसा था, तो 1809 में अख्तर लोनी सतलज के पूर्व में उसने नियंत्रण कर लिया और फिर बाद में अमृतसर की संधि हुई रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। प्रथम अंग्रेज वर्सेस सिख। लॉर्ड ऑर्डिंग ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, तो सबराव में युद्ध में सिखों की हार भी हुई। फिर अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर पर अधिकार करके लाहौर की संधि की। फिर भोरवाल 1846 में भोरवाल की पूरक संधि, जिसमें अंग्रेज पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। अंग्रेज क्या बन गए? पंजाब के एक भाग के स्वामी बन गए। फिर आता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उसमें गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिखों के साथ अंतिम युद्ध की घोषणा की। युद्ध समाप्त हुआ, पंजाब ब्रिटिश प्रांत में शामिल हो गया। 1856 का इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इसके अंदर है वो है 1857 के क्रांति, गांधी का युग, पूरा गांधी का युग 1919 से लेके गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो संघर्ष किए, कई सारे आंदोलन चलाए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनेगा। राजस्थान में पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, ये इस चैप्टर के मुख्य भूमिकाओं में मुख्य चीजें जो हैं वो है। इन पर आधारित हम क्वेश्चन जो है वो आगे देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, उससे हमें बहुत ज्यादा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4 विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है एक हेडिंग से जिसका नाम है राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग इन विच अ पर्सन हाईएस्ट डेडिकेशन इज टुवर्ड्स हिज नेशन। यानी कि एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा मन में भाव जो कि एकदम समर्पित हो जाए अपने राष्ट्र के लिए, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब यूरोप में ऐसा राष्ट्रवाद देखने को क्यों मिल रहा था? सबसे पहले मध्यम वर्ग का उदय। अब तक देखो अमीर और गरीब दोनों विद्रोह नहीं करते हैं, अमीरों के पास मिला हुआ और गरीबों को सरकार देती है, फंसता कौन है? मिडिल क्लास। तो यहां पर एक नई मिडिल क्लास बन रही थी, तो एमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास। फिर आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। ये उदार का मतलब मैंने पहले भी बताया था, उदार वर्ड का मतलब जहां पर भी आ जाए वहां है लिमिटेशन को कम करना अथवा खत्म कर देना, है ना। तो यहां पर भी लिमिटेशन को क्या कर दिया गया? बिल्कुल खत्म। ऐसा राष्ट्रवाद जो उदार है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहता कि भाई आपको हमारी ही जो है भक्ति करनी है। तो ये बड़ा कारण था नेशनलिज्म के आने का यहाँ पर। फिर आता है कि रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुए थे, जो क्रांति आई थी, उससे भी यहाँ के लोग बड़े प्रभावी थे यूरोप में। ठीक है। अ न्यू ट्रेडिशन आफ्टर 1850। 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद आ चुका था, नई परंपराएं आ चुकी थी, अलग अलग क्रांतिकारी उनकी जीवनी, उनसे भी लोग बड़े प्रभावित हुए। और तो और सबसे बड़ा काम जो किया है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड फोक टेल्स, यानी कि गाने सुनाकर, गीत सुनाकर लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया गया। आगे चले, औद्योगिक क्रांति की बात करें तो मैं 19वीं सदी के पूर्व तक जो है आदमियों का स्थान फैक्ट्रियों में मशीनों ने ले लिया था। हालांकि इससे बड़ी समस्याएं भी हुई, लोग बेरोजगार भी हुए, लोगों के साथ कई सारी दिक्कतें आई, परंतु इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो उत्पादन में है वो फर्क यहाँ पर देखने को मिला और देश के डेवलपमेंट में भी फर्क आया। परिवहन और संचार में विकास, डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जर्मनी और इटली पर एकीकरण, ये महत्वपूर्ण बिंदु है सभी इसके। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है बिस्मार्क और गैरीबाल्डी, इन दोनों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो आइए ये जितनी चीज आज मैं आपको नोट्स कम इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन एक ही बनता है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमारे लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ज्यादा साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है 1857 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का वर्णन कीजिए। शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 10 मई को हुई थी। ठीक है। सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना करने पर अनुशासनहीनता के अपराध में उन्हें दंड दिया गया। तो पहली बात तो ये थी कि भाई जो सैनिक थे, हिंदू जो सैनिक थे, उनकी भावना को आहत पहुंचाने के लिए चर्बी वाले कारतूस भेजे गए। कारतूस जो होते थे ना, उनको ऐसे मुंह से काटना पड़ता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो ऐसे चर्बी वाले कारतूस अपने मुंह में डालेंगे नहीं। तो इस पर जो है उनको दंड दिया गया। तो मई 1857 ईस्वी में छावनी में 85 सैनिकों के चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना करने पर सैनिक न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावास का दंड दे दिया। इसके बाद बाकी सैनिकों में असंतोष फैल गया और विद्रोह की शुरुआत हो गई। यह विद्रोह धीरे धीरे लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, बनारस, जगदीशपुर और अन्य क्षेत्रों में फैल गया। सबसे बात करें दिल्ली, बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने इस विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए कहा। उसमें मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट के नेतृत्व में यह विद्रोह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, लेकिन जल्द ही इस विद्रोह को दबा दिया गया। लखनऊ में क्या स्थिति रही? लखनऊ में हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई।
सर कॉलिन कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहायता से नगर में प्रवेश किया। सर कॉलिन कैंपवेल ने गोरखा रेजिमेंट से नगर में प्रवेश किया। मार्च 1858 को नगर पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर की क्या स्थिति थी। 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर नाना साहिब को पेशवा घोषित किया। पेशवा नानी साहिब का साथ तात्या टोपे ने दिया था। किसने दिया? तात्या टोपे ने दिया था। 6 दिसंबर 1857 को सर कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर आता है झांसी। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सर यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करके अप्रैल 1508 में पुनः उस पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। बिहार की बात करें तो बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। देखिए भाई, बुढ़ाऊ जो है वो अपने राष्ट्रीयता की भावना नहीं भूल रहा है। आज जवानों में उतना जोश नहीं देखो, इस बुढ़ाऊ में जोश है ना। 80 वर्ष के कुंवर सिंह जो है वो उन्होंने नेतृत्व किया इस क्रांति का। कुंवर सिंह ने अंग्रेज सेनापति गिलनेल, कर्नल डैक्स, मार्क और मेजर डालस को धूल भी चटाई, है ना। अन्य क्षेत्र, बरेली में बहादुर खान ने क्रांति में भाग लिया। बरेली से आए हैं बहादुर खान। बनारस में भी क्रांति हुई लेकिन कर्नल नील ने उसे दबा दिया। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में सैनिक क्रांतिकारियों की संख्या कम थी। उत्तर में ज़्यादा सैनिक क्रांतिकारी थे, दक्षिण में कम थे। फिर भी इस महान संघर्ष में दक्षिण भारत के भी अनेक क्रांतिकारी शहीद हुए, सजाएं भुगती, बंदी बनाए गए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिणी भारत के प्रमुख नेतृत्व करने वालों में रंग बापूजी गुप्ते, सतारा, सैयद अलाउद्दीन हैदराबाद आदि प्रमुख थे। फिर आता है 1919 से 1949, 1919 से 1949 तक जो जन आंदोलन चलाए गए थे उनका वर्णन करो। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई जिस पर 20,000 आदमी बैठे थे। जनरल डायर ने इन पर गोलियां चलवा दी और इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, है ना। इसके बाद संपूर्ण भारत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन होने शुरू हो गए थे। अगला आंदोलन आता है असहयोग व खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक गुरु था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। गांधी जी ने इस पर आंदोलन में शामिल हुए और केसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया। जो उनको उपाधि मिली थी उस उपाधि को भी उन्होंने लौटा दिया। फिर आता है असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा के पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अधिक पीड़ित हुए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सरकारी दवाइयों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों और सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालय, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना आदि शामिल था। 5 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक देखते हुए 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले। तो चोरा चोरी कांड से बड़ा ही गांधी जी आहत हुए और क्योंकि वे चाहते थे कि कभी भी क्या हो, हिंसा ना हो। फिर आता है साइमन कमीशन का विरोध। 1919 में भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए कि भारत सरकार कैसे काम कर रही है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन बनाया। इसमें 7 सदस्य थे लेकिन इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। 7 सदस्यों की कमेटी लेकिन कोई भी इंडियन नहीं। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन बंबई पहुंचा तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन कम बैक, साइमन वापस जाओ, ऐसा करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी पहुंचकर अवैध नमक बनाकर कानून को तोड़ा।
इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, देसी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना तथा सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से त्याग पत्र देने का आह्वान गांधी जी ने किया। यह आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। 5 नवंबर 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वहां से निराश लौटे और पुनः 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। याद रहे 1933 में। फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। विनोबा भावे पहले जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोग पकड़े गए। फिर आता है भारत छोड़ो अभियान। भारत छोड़ो अभियान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया। 9 अगस्त को गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। फिर भी संपूर्ण देश में वह आंदोलन जारी रखते हुए रही। आगे चलते हैं। गांधी जी ने बड़े आंदोलन किए, उन सभी आंदोलनों को हमने यहां पर देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। यह प्रश्न अगर आपने याद कर लिया ना तो यह समझिए कि आपके मैथ का भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और ये बहुत इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन क्या था, आपके असहयोग आंदोलन क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या था। तो ऐसा करके ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलनों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में किसान आंदोलन, जल्दी से देखिए बच्चों। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ यहां के किसानों व जनजातीय समाज ने किया। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, नीमू चना किसान आंदोलन बहुत फेमस है। एक एक करके बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों का अगुआ रहा। सबसे पहला आंदोलन है ये। विभिन्न प्रकार के लगानों के कारण विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगा दिए गए थे। यहां पर बिजोलिया किसानों की स्थिति बहुत का पहले से काफी दयनीय थी। इसके बावजूद भी स्थानीय शासक ने इन पर नया कर लगा दिया। इसके बाद किसानों में असंतोष फैला, अनसेटिस्फिकेशन हुआ और शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मंडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। किसके आयोग किया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य। किसको देखना था? बिजोलिया के किसान आंदोलनों को देखना था। उसी आधार पर जो है एक कमेटी बना दी गई। किसको लिया गया? हकीम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार, यहां थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ है, मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और आंदोलन पूर्ववत जारी रहा, जो 1941 तक लगातार चलता रहा। फिर आता है सीकर किसान आंदोलन। किसान आंदोलनों का प्रारंभ सीकर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह के द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। 1900 मतलब उन्होंने जो है भूमि टैक्स यानी कि वो बढ़ा दिया था। उस टैक्स के बढ़ने से 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। जैसे वो जाट क्षेत्र सभा हो गई तो फिर किसान आंदोलन को जो है और नई ऊर्जा मिल गई। 1935 ईस्वी के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार भी कर ली गई थी। बात करें बेंगू किसान की, तो बेंगू किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के से प्रेरित होकर बेंगू ठिकाने के कृषकों ने भी 1931 में आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि यहाँ के लोग भी वे लोग बाघ के अत्याचारों से लाग बाघ के अत्याचारों से पीड़ित थे।
इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक जैसे कुछ किसान कर रहे थे। आंदोलन के अत्याचारों से किसानों का मनोबल गिरता देख पथिक ने गुप्त रूप से बेंगू पहुंचकर स्वयं किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मेवाड़ सरकार द्वारा इन्हें 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अगला था बरड़ किसान आंदोलन। अनेक प्रकार के लगान, बेगार आदि से त्रस्त बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध अप्रैल 1922 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता नैनूराम शर्मा के हाथ में था। 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ अंतर विरोधों के कारण क्या हो गया, बंद हो गया। अतः राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। फिर आता है अगला आंदोलन नीमू चना किसान आंदोलन। अलवर में सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था और ये सूअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सूअरों के उत्पात से दुखी होकर 1921 ईस्वी में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बाद में महाराजा ने सूअरों को मारने की इजाजत दे दी। महाराजा ने नई भूमि दर लागू की। इस भूमि दर में राजपूतों ब्राह्मणों से कम कर लिया जाता था, लेकिन बाद में इनका विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिया, जिससे राजपूतों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजा ने गोलियों और आगजनी के माध्यम से 156 लोगों को मार दिया, 600 लोगों को घायल कर दिया, जिसकी आलोचना अनेक नेताओं ने की। अब देखते हैं भारत के जनजातीय आंदोलनों की व्याख्या करें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के कारण कई जनजातीय लोगों में असंतोष फैला। जो ट्राइब्स थी उनमें भी अनसेटिस्फिकेशन था और उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया। इनमें बात कर सबसे पहले आता है सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद 1769 to 70 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासन तो आ गया लेकिन अकाल भी पड़ा। कंपनी के पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता से वसूले। सन्यासी कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित रूप से करते थे। सन्यासी जो थे वो कृषि भी करते थे, धार्मिक यात्राएं भी करते थे। तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर आता है कोल विद्रोह। अंग्रेजी सरकार की नीति तथा स्थानीय शासक वर्गों की उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया था उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। किस जनजाति ने विद्रोह किया बेटा? कोल जनजाति ने विद्रोह किया। यह विद्रोह रांची में, सिंहभूम में, हजारीबाग में, पलामू में और मानभूम जिलों में फैल गया था। फिर आता है संथाल विद्रोह। 1855-56 ईस्वी में बीच शुरू होने वाला संथाल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जन विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण संथाले लोगों पर भूमिकर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, पुलिस का दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। आगे देखते हैं भील विद्रोह। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहती थी। 1812-19 तक इन जिलों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का कारण कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से बिल्कुल भय था। रोमसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति थी रोमसी। यह अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत भयंकर असंतुष्ट थी। 1882 ईस्वी में उनके सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास के प्रदेश लूट लिए। 25-26 ईस्वी में पुनः विद्रोह हुए। सरकार सेना के माध्यम से इन विद्रोह को दबा दिया गया। प्रश्न आता है कि विनायक दामोदर सावरकर का स्वतंत्रता संघर्ष से क्या योगदान है? तो बंगाल विभाजन के समय विनायक दामोदर सावरकर ने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जिस कारण उन्हें अंग्रेजों से निष्कासित कर दिया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 1 जन्म ही नहीं 2 जन्म की आजीवन कारावास सजा दी थी। उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के नाम से भारत में पहुंची। उन्होंने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की। सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा। और सावरकर का लंबा समय अंडमान की
सेलुलर जेल में बीता था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है? मैं पहले भी कहा था ये बिस्मार्क और गैरिबाल्डी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जरूर जरूर पढ़ के जाए आप। थोड़ा दे देते हैं बिस्मार्क। बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ, अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार तथा यूनिवर्सिटी कुशलताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। बिस्मार्क का मानना है कि 1848 से 1849 ईस्वी तक का जो समय राष्ट्रवादियों ने वाद विवाद में समाप्त कर दिया था वह उसकी भूल थी। उसका मानना था कि उस काल की बड़ी समस्याएं भीषण और बहुमत के प्रस्ताव द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोह की नीति से सुलझाई जा सकती थी। बिस्मार्क ने इस कारण प्रशा को शक्तिशाली राज्य बनाने के लिए संसद के निचले सदन द्वारा सैन्य बजट अस्वीकार करने पर उच्च सदन से पारित कर अपनी दृढ़ता का परिचय दिया। 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को हरा दिया। इसके बाद गेस्टाइन समझौता हुआ। गेस्टाइन समझौता ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक भूल और बिस्मार्क के लिए बड़ी कूटनीतिज्ञ शामिल थी। 1866 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराया। इसके बाद उसने 1870 ईस्वी में फ्रांस को हराकर जर्मनी के एकीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। कहा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण रक्त और लोह की नीति, बिस्मार्क के दृढ़ परिचय, अदम्य साहस और कूटनीतिज्ञ कुशलताओं के कारण ही संभव हो सका है। आगे लेते हैं। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो भैया इटली का एकीकरण 4 चरणों में। पहला चरण, पहले चरण में इटली के एकीकरण के लिए कई संगठनों का निर्माण हुआ और विभिन्न देशों व शासकों से कई सारे समझौते, कई सारी संधियां की गई। दूसरा चरण, मध्य राज्यों की जनता ने इटली के एकीकरण के लिए विद्रोह कर दिया। वे इटली में सम्मिलित होने के लिए उत्सुक थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि ज्यूरिख संधि के तहत इन राज्यों में पुनः शासक स्थापित कर दिया जाए। काबूल ने मौका का फायदा उठाकर फ्रांस को नीस और सेवाएं के प्रवेश देने का वायदा करते हुए उसे अपनी ओर मिला लिया। मार्च 1860 में मध्य इटली राज्यों में जनमत संग्रह करवाया गया। इसमें परमा, मेडना, टक्सनी, बोल्गना और वियोकेंज ने सानिध्य में और नीस और सेवाएं फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया। इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ थी, अतः मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह के प्रश्न पर इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ इटली का पक्ष लिया। इसी के साथ इटली का दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरा चरण क्या था? नेपल्स और सिसिली में शासक विदेशी थे, साथ ही वह शासन करने में योग्य भी नहीं थे। मैजिनी, फ्रांसिली, क्रिंची और गैरिबाल्डी ने वहां विद्रोह की योजना बनाई। 1860 में गैरिबाल्डी ने सिसिली पर आक्रमण कर वहां का शासक घोषित कर दिया गया। बाद में गैरिबाल्डी ने विक्टर इम्यूनल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। दक्षिण के राज्यों के इटली में विलय के साथ ही इटली के एकीकरण का तीसरा चरण यहां पर पूरा होता है। अंतिम चरण में प्राग संधि के तहत इटली को वेनेशिया दिया गया। फ्रांस की सेना को रोम से हटाने के लिए इटली ने रोम पर अधिकार कर लिया। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। इस तरह से कई राज्यों में विभक्त इटली एक हो गया। फिर आता है फ्रैंको प्रशियन युद्ध 1870। फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध के क्या कारण थे? फ्रांस को यह आशा थी कि प्रशा ऑस्ट्रेलिया के तटस्थ रहने पर उसे राइन का कुछ प्रदेश मिल जाएगा, जिससे उसकी सीमा राइन नदी तक हो जाएगी। लेकिन बिस्मार्क ने इसकी उपेक्षा की। प्रशा की विजय उत्तरी जर्मन परिसंघ बनाने इसके फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। उधर फ्रांस के राजनीतिज्ञ सेडवा ने प्रतिनिधियों लेने की मांग कर रहे थे। नेपोलियन तृतीय अपनी गिरती हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहता था और कालांतर में युद्ध दोनों राष्ट्रों को अपनी अपनी समस्या का समाधान नजर आ रहा था। नेपोलियन तृतीय ने लग्जमबर्ग खरीदने का प्रस्ताव रखा था। जर्मनी ने राष्ट्रवादियों, समाचार पत्रों व राजनीतिज्ञों ने लग्जमबर्ग फ्रांस को देने से मना कर दिया। दूसरा तनाव प्रश्न स्पेन की राजगद्दी को लेकर हुआ, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध बिगड़ गए और अंत में युद्ध के नगाड़े बज ही गए। फिर आता है 15 जुलाई 1870 ईस्वी को फ्रांस व प्रशा के मध्य फिर युद्ध हुआ और जर्मनी सेनाओं ने फ्रांस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया। तो बेटा
आज का जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं। ये महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और इनको सॉल्व आउट कीजिएगा, इनको याद कीजिएगा। इंग्लिश में भी नीचे दे रखे हैं क्वेश्चंस, तो इन्हें भी पढ़िए आप। डाउट लगता है इस चैप्टर में कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका हल कर सकें। इंपॉर्टेंट दोनों चैप्टर में क्वेश्चन है, क्योंकि 6 और 4 10 नंबर का ये दोनों पार्ट मिलकर है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस आप सारे कर लीजिए और ये वाले क्वेश्चंस भी कर लीजिए। इसके अतिरिक्त हालांकि कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आनंद सर के साथ।